ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते इसका केमिकल बॉन्डिंग पार्ट आता है। देखिएगा सामने क्या लिखा हुआ है। साहिल मेरा पेन वहां छूट गया, दे देना। इसमें केमिकल बॉन्डिंग पार्ट क्या आता है? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, उसके 4 बॉन्ड बनेंगे। टेट्रावेलेंट का मतलब है इसको 4 बॉन्ड बनाने जरूरी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एंड इफ ऑल 4 आर सिग्मा, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, या कह लीजिए सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में पढ़ा था शॉर्टकट एक, कार्बन के 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड मतलब इसके 4 ऑर्बिटल हैं, एक एस और 3 पी। आई होप सबको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, 2s2 2p2। पर 4 हाइड्रोजन को देख के एक 2s जंप करके क्या पहुंच गया, 2s1 और 2p3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अच्छा, वेस्पर से ज्योमेट्री, जब 4 बॉन्ड पेयर हैं स्पेस में, अपने आप को कैसे लगाएंगे? मिनिमम रिपल्शन हो। तो मिनिमम रिपल्शन होने का मतलब क्या है? मेरे पास ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। कैन समबडी सजेस्ट मी द एंगल? 109 डिग्री 27 मिनट्स। ये है रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल, जब चारों के चारों सेम होंगे पेरिफेरल एटम्स। तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको पता ना हो। अभी काफी स्लाइड्स ऐसे ही चलेंगी, आज पूरा ऐसे ही चलेगा कि ये आप हमें पढ़ा चुके हो, पूरा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, एटलीस्ट 10 स्लाइड तक। तो इसके बाद कोई मेरे से कहे कि क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करवा सकती हूं मैं? ये मैंने बहुत कराया तुम लोगों को, इसको तो टेस्ट में भी नहीं कभी अब डाल सकती, इसमें उड़ा दोगे तुम लोग। तो सिग्मा कितने हैं इसके अंदर? अगर मैं देखूं, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कुल मिला के 2 कार्बन है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 7। पाई बॉन्ड कोई मेरे से पूछे तो यहां पर 0। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की गिनती करते ही मेरे को एक चीज पता चल जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। अब फिर से सोचना, 4 बॉन्ड जब कार्बन बनाता है और चारों के चारों सिग्मा होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। अगर 4 बॉन्ड जो कार्बन ने बनाए चारों सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp3। sp3 का मतलब ज्योमेट्री कौन सी हुई? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एक ऐसी चीज है जो प्लेनैरिटी में नहीं आती, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? उसको बोलूंगी नॉन प्लेनर। अब जब ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, अब आपको आज थोड़ी सी एक दिक्कत आने वाली है प्लेनैरिटी ढूंढने में, जो एक अच्छा क्वेश्चन बिल्ट होता है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर मैंने उठा के लाई, अब मैं एल्कीन, नॉमेनक्लेचर आप कर चुके हैं, आपको पता है मैंने इथीन दिया है। इथीन में पर कार्बन अगर मैं देखूं कितने सिग्मा है, अगर देख सकें आप लोग, 3 सिग्मा। और पाई कितने हैं? 1। तो 3 सिग्मा और 1 पाई, बॉन्ड तो अभी भी 4 बन रहे हैं। अगेन लुक एट माय फिंगर्स, बॉन्ड तो अभी भी 4 बन रहे हैं, लेकिन एक बॉन्ड पाई, पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होती, ना ज्योमेट्री में वो कोई रोल प्ले करता है। कितने बने? 3। 3 बने तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आते ही ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल के नाम में ही प्लेनर है, यानी ये तो प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब है जो आपकी कॉपी के प्लेन पे आ जाए, जो मैं स्क्रीन पे दिखा सकूं, जो 2D में बता सकूं। तो प्लेनैरिटी आते ही एंगल पता चल गया मेरे को, 120 डिग्री। केमिकल बॉन्डिंग में आपने इसका बहुत हाई लेवल पढ़ लिया, तो आपके लिए बहुत बेसिक होगा। और 1 पाई, 3 सिग्मा, 1 कार्बन के ज्योमेट्री, एवरीथिंग इज देयर, एंगल एवरीथिंग इज देयर। तो कैन आई से एल्कीन्स आर प्लेनर? एटलीस्ट सी डबल बॉन्ड सी वाला हिस्सा तो प्लेनर होगा। ठीक है जी, प्लेनर है। प्लेनर का मतलब अगर कोई मेरे से पूछे, ऑल 6 एटम्स आर ऑन सिंगल प्लेनर पेज। राइट? जो लोग अभी लेट आए हैं घूमते घामते, 3:11 पे, जबकि क्लास 3 बजे शुरू होनी थी, प्लीज रिस्पेक्ट टाइम। टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू अदरवाइज। हमसे अगर कुछ सीखना हो तो यही सीखिएगा, बाकी पढ़ाई तो आप अपनी मर्जी से कर ही लेंगे। प्लेनैरिटी आ गई आपके पास। अब प्लेनैरिटी पे अच्छा पार्ट, जहां आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो यहां से सब लोग नोट कर लीजिएगा, पहले जो बैठे थे उनको मैंने नोट करा दिया था, बाद वाले यहीं से नोट कर लीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा। अब अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और sp तो प्लेनर नहीं है, वो तो प्लेनर से भी एक कदम आगे है, लीनियर है। इट इज प्लेनर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि प्लेनर नहीं है, मेरा कहने का मतलब है ये सिर्फ प्लेनर ही नहीं है, प्लेनर से एक कदम और आगे चला गया, ये तो लीनियर है। मतलब इतना सिंपल हो गया कि प्लेनर तो यस, लीनियर इज प्लेनर, बट
प्लेनर और लीनियर में फर्क है। क्या फर्क है? प्लेनर मतलब एक प्लेन ऑफ पेपर में आ जाए 2D, लीनियर मतलब एक लाइन में ही आ जाए, दैट इज लीनियर। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्लेनर है, एग्रीड, बट ज्यादा अच्छी लाइन क्या होगी? लीनियर है। प्लेनर तो आ गया, तो इससे मेरे को पता चल गया लीनियर का मतलब क्या है। ये दोनों एटम एक ही लाइन में होंगे और रेदर चारों एटम एक ही लाइन में होंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड के हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, प्लेनैरिटी, लीनियरिटी बता सकते हैं। ये पता तो था आपको, लेकिन प्लेनर और लीनियर वर्ड का इतना ज्यादा इस्तेमाल तब नहीं हुआ था। अब कार्बन की पूरी कुंडली निकालनी है मेरे को, तो मैं सब चीजों का इस्तेमाल करूंगी जो तब नहीं करी थी, क्योंकि आना है। तो यहां तक आ गया सबके पास। ये पहले तो आप लोग तो 10 मिनट पहले नोट कर ही चुके हैं। अब 5th स्लाइड तक नोट किया हुआ ना आपने, वहां के बाद मैं आपको स्लो दूंगी ताकि आप नोट कर सकें, वहां थोड़ी चीजें भी अच्छी हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड को रिवाइज करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में क्या बात की थी? हमें यह पता है कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग। आप अगले चैप्टर में जब हाइड्रोकार्बन शुरू होगा और निकल के आएगा, जीओसी में पढ़ा था, ये सबसे पहली गलती होगी आपसे। अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। पहले लगता है इसमें क्या गलती हो सकती है हमसे, अभी दिखाती हूं क्या गलती होगी आपसे। पूरे 5-6 चैप्टर्स में, पूरे 12th में मैं यही कराती रह जाऊंगी। पूरा पूरा एक लेक्चर कीटोन चैप्टर में यही आएगा कि बच्चों अगर मैं इसको एक XYZ रिएजेंट दे रही हूं, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आप कहोगे ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि पाई वीक होता है। मैम राइट, तोड़ दोगे सिग्मा भी साथ में। सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग, पाई इज वीक। सिग्मा तोड़ने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगले चैप्टर में। सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मतलब आई नीड समथिंग बिग जो आके सिग्मा को तोड़े। सिग्मा इतना स्ट्रांग है, तो सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, ज्योमेट्री डिसाइड करता है वेस्पर के हिसाब से। 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp। ये सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन के लिए एप्लीकेबल है, ये जो छोटी सी बात मैंने लिख दी। नाउ सिग्मा बॉन्ड के बारे में ये पता है, पाई बॉन्ड के बारे में ये वीक क्यों है? अभी तक मैं आपको क्या बता के आई हूं वीक क्यों है? क्योंकि ये लेटरल ओवरलैप से बनता है। आप कहोगे ओवरलैप, बिल्कुल न्यूक्लियस की उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं है। दो न्यूक्लियस के बीच में आएंगे इलेक्ट्रॉन, तब ना उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का इधर है और दो न्यूक्लियस इधर है, कितना दूर जाके वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट इट बी, आई एम नॉट आस्किंग केमिकल बॉन्डिंग। नाउ माई पर्पज ऑफ जीओसी इज कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा देर से टूटेगा, किसके टूटने पे क्या होगा, अब तो केमिस्ट्री आएगी। तो उसके लिए पाई बॉन्ड क्यों वीक है? क्योंकि पाई बॉन्ड बनने में अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलेट हो रही है। किसके अबव और बिलो द प्लेन? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। दो कार्बन इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हैं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्योंकि दो पाई ने इधर शेयर किया हुआ है। दो मतलब एक पी ऑर्बिटल ये, एक पी ऑर्बिटल ये और ये दोनों ने आपस में अबाउ द प्लेन इलेक्ट्रॉन्स को रखा हुआ है, बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन्स को रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का रखवाला न्यूक्लियस आसपास भी नहीं दिख रहा मेरे को। मेरे को इसको तोड़ना बड़ा आसान है, इसका मालिक तो नीचे सोया पड़ा है। राइट, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में। आप कैसे तोड़ोगे? दो दो मालिक हैं। तो पाई बॉन्ड का लोब ऊपर है, पाई बॉन्ड का लोब नीचे है, अबाव बिलो। क्यों? किसके? इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। इसीलिए इसको तोड़ना आसान है। अगर आपसे पूछा गया पाई बॉन्ड तोड़ना क्यों आसान है, असर्शन रीजन क्योंकि वीक होता है, फॉरगेट इट। वीक का क्या मतलब है मैं नहीं मानती, आपको बताना पड़ेगा वीक क्यों होता है। क्योंकि इसके लोब्स, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज above and below the plane of internuclear axis, not in between internuclear axis। इसीलिए ये वीक है। वीक है इसीलिए इजीली अटैकेबल है। अगले चैप्टर की 4 हेडिंग है मेरे पास। अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले उसमें आएगा एल्केन, फिर आएगा एल्कीन, फिर आएगा एल्काइन और फिर आएगा बेंजीन। पहला सवाल मैं उसमें आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि मैं जीओसी में पढ़ा चुकी हूं तो मेरा पूछने का राइट होगा कि मैं अगर एल्केन को किसी एक XYZ चीज से अटैक कराऊं और एल्कीन को किसी XYZ चीज से अटैक कराऊं, कौन जल्दी अटैक करेगा? किस पे जल्दी अटैक होगा, एल्कीन पे कि एल्केन पे? एल्कीन पे। पहला क्वेश्चन ही मेरे को एल्केन एल्कीन में ये पूछना पड़ेगा, व्हाई एल्कीन्स आर ससेप्टेबल टू अटैक whereas alkenes are very stable to attack। आपके बात करेंगे वहां पर, आपको लॉजिक उस वक्त भटकना मत कि ऐसा क्यों। हाँ जी,
अच्छा, वहां इसीलिए होगा कि पाई बॉन्ड। मैं हर प्रॉपर्टी की बात बताती जाऊंगी मेरे को कहाँ यूज करना है। क्लास 12th में मैंने पूछना है, हाँ जी हम कीटोन लाएं, कीटोन पे ये चीज लाऊं, कहाँ जाएगा? पाई बॉन्ड तोड़ो। मैम पता ही है पाई बॉन्ड वीक है। सिग्मा को तो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, सिग्मा के लिए तो आपको बैगेज लेके आना पड़ेगा तगड़ा। तो क्लियर रहेगी ये बात सिग्मा और पाई की? परफेक्ट। तो अब मैं आ जाती हूँ सिग्मा पाई बॉन्ड बताने के बाद, उनका वीक और स्ट्रांग बताने के बाद, ये यहां तक शायद आपने नोट कर लिया था, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ। ये एग्जैक्टली सेम टॉपिक मैंने केमिकल बॉन्डिंग में करवाया था, और एक आधी चीज छुड़वा दी थी कि ये थोड़े टाइम बाद लेंगे, इसको दोबारा भी लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट नॉट ओनली बॉन्ड लेंथ, और किस किस चीज पे पड़ता है मैंने फिर सारा इकट्ठा कर लिया। जब बात हो ही रही है तो सारी कर लें। तो अब मैं बात करती हूँ बॉन्ड लेंथ पे। एक बार रिवाइज करवा दो मुझको ताकि मेरे लिए बहुत आसान हो जाए। आपको नोट नहीं करना ये, क्योंकि नोट नीचे किया हुआ है। एक बार वापस लेके आते हैं हम अपने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को, जो इक्विलिब्रियम और थर्मो में, रेडॉक्स में कहीं छूट गए। sp3, sp2, sp, तीन हाइब्रिडाइजेशन है पूरी ऑर्गेनिक में। डी तो होता ही नहीं कार्बन के पास, तो टेंशन ही खत्म मेरी। माय पॉइंट इज, पहले मुझे बताइए एस और पी में से कौन सा न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है? एस। अगर एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, जो चीज न्यूक्लियस के ज्यादा पास खींची हुई है, खींच रही है, ऑर्बिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही जाएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है? एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना। ये लिखवा नहीं रही मैं, ऑर्गेनिक दिमाग से चलेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने, प्योर एक कंडीशन पे चलेगी। ये होगा तो ये ही होगा, आप ये दोगे दुनिया इधर की उधर हो जाए, यही होगा। दिस इज व्हाट। बट इसका मजा आपको 12th में ज्यादा आएगा, क्योंकि 11th में तो सिर्फ बेसिक सा बता के चल पड़ेंगे और एक चैप्टर पढ़ा देंगे, बाकी 5 चैप्टर तो 12th में है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? एस। अब मैं अगर आपसे पूछूं sp3 में एस कैरेक्टर कितना होगा? 25%, चार में से एक हिस्सा, 1/4। और sp2 में कितना होगा? तीन में से एक हिस्सा, अप्रोक्सीमेटली 33%। और इसमें अगर बात करूं तो कितना एस कैरेक्टर होगा? 50%, आधा आधा, क्योंकि एक एस है और एक पी है। तो मेरे पास sp इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैन आई से दैट? क्योंकि उसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा है, बट उसी को रिवाइज कर रही हूँ, फिर यहां अप्लाई करूंगी कि अगर कोई मेरे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन पूछे तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड sp3 इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब पढ़ाते ऐसे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं यही क्वेश्चन आए। अब वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, ऑर्गेनिक में कैसे मर्ज होके आएगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अब उसको मैं देखूं अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ता है। अब कोई इसको हाइब्रिडाइजेशन बोले जबरदस्ती, कोई कुछ बोले, भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डीपीपी में बड़े प्यारे इसके, और खड़े खड़े होने वाले, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। वहां आपको रियलाइज होगा ये क्यों पढ़ाया। आप देखिए मैंने एक कंपैरिजन दिया आपको, मैंने तो डॉटेड डॉटेड और येलो भी कर दिया ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो। जब आपके ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव स्कूल पेपर में दिया जाता है तो ना तो येलो किया जाता है ना डॉटेड डॉटेड, सीधे कहा जाता है इन तीनों में से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे बड़ी होगी। आप लोग ब्लंटली क्या करते हो, ट्रिपल बॉन्ड है यही छोटा होगा, बाई चांस आंसर भी शायद वही हो। तो आप एक मिसकंसेप्शन लेके चले जाते हो क्लास 12th में। सिंगल बॉन्ड को जब कंपेयर करते हैं ना, सिंगल को ही सोचते हैं। इसीलिए मैंने अलग कलर से बनाया, येलो कलर से, कि मैंने येलो कलर से किसको बनाया है? जिस बॉन्ड को तुम्हें कंपेयर करना है। और डॉटेड डॉटेड किसको बनाया है? जिस बॉन्ड को तुमने देखना नहीं है, मैंने ड्रॉ करके तो देना है। तो माय क्वेश्चन हियर इज, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड वो वाला जो डबल का सिंगल है, सी सिंगल बॉन्ड वो वाला जिसमें ट्रिपल है, बट मैं उसके सिर्फ नीचे वाले सिंगल के बारे में बात कर रही हूं, तीनों सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में। सिंगल के बजाय अच्छा लगेगा मैं बोलूं तीनों सिग्मा बॉन्ड। ऐसा सिग्मा बॉन्ड जो दो कार्बन के बीच है, फिर हम कहेंगे तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड दो कार्बन के बीच है, इनकी बॉन्ड लेंथ तो सेम होनी चाहिए। नहीं, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग सिंगल बॉन्ड, दैट टू सेम कार्बन, तो इसमें डिफरेंस तो आना ही नहीं चाहिए। बट किस बात का डिफरेंस है इसके अंदर? डिफरेंस है उस कार्बन के नेचर का। ये वाला कार्बन जिसने कोई भी पाई नहीं बना रखा, एज्यूम किया हुआ है सारे सिग्मा होंगे, हमने दे रखा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। किस बॉन्ड, किस कार्बन ने बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास चिपका रखा होगा? मैं नहीं दूंगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हम पढ़ के हैं, 2.2 है, 2.1 है, तो तीनों सारे कार्बन एक जैसे हैं? नो। नाउ 3 कार्बन आर नॉट सेम एट ऑल। ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम है, ना बॉन्ड लेंथ में सेम है, ना बॉन्ड स्ट्रेंथ में सेम है। ये वाले दोनों कार्बन थोड़े ज्यादा पोजेसिव हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये खींच के रखेंगे अपने पास, बॉन्ड सिकुड़ जाएगा, छोटा होगा। नॉट बिकॉज 2 पाई आर देयर, नो वे। आपको पक्का रीजन में असर्शन के नीचे यही मिलता है। अब तो थ्योरी, अब तो न्यूमेरिकल नहीं है, अब तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स में फंसाएंगे, मैच मैट्रिक्स में फंसाएंगे। तो आपको बड़ा ऑब्वियस लगेगा ट्रिपल बॉन्ड है, छोटा ही होगा। नो, मैं बात कर रही हूं सिंगल बॉन्ड की। ये सिंगल बॉन्ड छोटा होगा। क्यों सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला छोटा होगा? क्योंकि कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ज्यादा पास रखने के चक्कर में बॉन्ड लेंथ को छोटा कर देगा। तो मैंने यहां पर जो ट्रेंड लिखा है, मैंने शब्द पूरे नहीं लिखे, क्योंकि नोट्स वो अच्छे होते हैं जिसमें आपका अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो। तो यहां पर आपको ये तो पता चले मैंने किसका ऑर्डर लिखा है। मैंने ऑर्डर लिखा है बॉन्ड लेंथ का, बट किसकी बॉन्ड लेंथ का? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। और वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है। उसका रीजन आपकी कॉपी में क्या आता है? इसका मोर या मोस्ट एस कैरेक्टर। जब आप मोस्ट एस कैरेक्टर लिखते हैं तो आगे आपको पता है, आपको याद आ जाएगा कि क्या वजह थी, एस कैरेक्टर ज्यादा होने से हुआ क्या। क्लियर इतना सबको? अब इसके बाद इफ आई आस्क यू, ये सारे पास्ट ईयर्स में मुझे मिले हैं। आज ज्यादा इन्फ्लुएंस क्वेश्चन का नीट की तरफ है, वहां मिले हुए। नीट की ऑर्गेनिक अच्छी आती है। ये 3 देखिए, सी सिंगल बॉन्ड एच के बारे में मैं पूछ रही हूँ। अब मैं सी सिंगल बॉन्ड एच के बारे में पूछ रही हूँ। तो एच तो दोनों में ही, रेदर तीनों में ही सेम है, कोई फर्क नहीं, साइड में रख दो। जो चीज डिफरेंट है उसी में देखना पड़ेगा। यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3। यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। sp में कितना कैरेक्टर है इसका? 50 मैक्सिमम। ये खींच के रखेगा बॉन्ड को। बॉन्ड क्या हो गया? सिकुड़ गया, छोटा। और इसमें क्योंकि 25% ही है, इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा? पेयर को उतना नहीं खींच के रखेगा, ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट CH बॉन्ड। रीजन आपके लिए नीचे लिखा है। अब इत्मीनान से आप लिखिए, बॉन्ड लेंथ आपको मिल जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो दे ही लेंगे। केमिकल आप सभी जानते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लंबा बॉन्ड मतलब कम स्ट्रेंथ, ठीक है, वीक बॉन्ड। अब रेड कलर वाले बॉन्ड को कंपेयर कर रही हूं मैं। चेक किस ऑर्डर में? बॉन्ड स्ट्रेंथ में। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज चेक, रिपीट। आई एम टॉकिंग अबाउट CH बॉन्ड जो पिछली स्लाइड पे था। बस पिछली स्लाइड पे मैंने बॉन्ड लेंथ दिखा दी थी, अब मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ दिखा रही हूं। जो बॉन्ड सबसे लंबा, पिछले में मैंने बॉन्ड लेंथ ही दिखाई है ना। हाँ, तो जो बॉन्ड सबसे लंबा था उसकी स्ट्रेंथ सबसे छोटी। लंबा क्यों था? अब आपके नोट्स में खुद के लिए होना चाहिए। इसमें 25% एस कैरेक्टर, इसमें 33% एस कैरेक्टर, इसमें 50% एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, बॉन्ड छोटा, बॉन्ड छोटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। लास्ट, ये तो घुटा दिया है मैंने आपको, फिर भी लिख लो कि कोई मेरे से हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिश्ता पूछे तो क्या है? फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन्वॉल्व्ड कार्बन। मैं आपसे जिसका भी पूछ रही हूं, आप मेरे को उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। फर्स्ट, जिस कार्बन के नीचे मैंने अंडरलाइन किया रेड कलर से, मेरे को इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों मैंने नीचे खोल के दे दिया, मैं क्या सोच के खोला मुझे भी नहीं पता, देना नहीं चाहिए था। बट यस, क्लास 10th में भी कीटोन आपको बना के दे रखे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। मुझे देना नहीं चाहिए था बट स्टिल दे दिया। तो तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, जीनल इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए कार्बन तो सारी जिंदगी 4 बॉन्ड बनाता है, तो फिर मेरा क्वेश्चन ही खत्म, सारे कार्बन sp3 होंगे। sp2, अभी ये गलत बोल दूंगी तो sp भी आ जाएगा। क्यों sp2 बेटा जी? 1 पाई 3 सिग्मा। अगर एक भी पाई है तो एक फिंगर डाउन कर दीजिए, आपके पास 3 बचे। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2।
तीन ही बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तीन ही ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे दोनों टर्मिनल कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। मान्या, sp, अविनाश, इसकी sp3 बोली जा रही है, इसकी sp चेक। पनव, इसकी sp2 होगी और उसकी sp3 होगी। तो मैं ये मान लूं तुम कह रहे हो ये तो करेक्ट है, एग्रीड, ये तो करेक्ट है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। इसकी क्या दे रहे हो, sp2 की sp कुछ और पता नहीं क्या क्या आया, sp, क्योंकि मैंने बॉन्ड सजा के नहीं दिया। अब नहीं देंगे, अब तुम 12th में आ गए हो, 11th में गलती से भी मत अपने आप को मान लेना। अब तुम 12th में आ गए हो, अगर तुमने मांग भी लिया ना सजा के दो तो नहीं, मैं 2 लेक्चर और होने दो, फिर तो मैं इसका यूपीएससी नेम देके कहूंगी इसके सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दो। अभी तो फंक्शनल ग्रुप का यूपीएससी नहीं आया ना, फिर तो मैं आईयूपीएससी नेम देके कहूंगी बेटा इसके इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दो। किस वाले की, दूसरे कार्बन की। दूसरा कार्बन कौन सा है, फिर मैं बोलूंगी तुम्हें नॉमेनक्लेचर में बताया ना फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 देते हैं, इस वाले कार्बन की। तो तब मेरे क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा। अभी तो थोड़ा पहला दिन है तो हम sp, तो मुझे अब स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का सबसे आसान है, ना इसने कोई एक्साइट करा के डी ऑर्बिटल में भेजने हैं, ना इसने कोई लोन पेयर रखा हुआ है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो ऊपर वाले को दुआ करो बस कोई पूछे तो इसी का पूछे। 4 ही बॉन्ड बनने इसकी लाइफ में, 2 भी नहीं बनने। कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं, 3। when there is 3 sigma, what should be the hybridization, sp2, this is sp2। चलिए, तो अब कोई भी कार्बन की मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूं आपसे, वो मेरा ऑर्गेनिक का हिस्सा है। तो ये बहुत सिंपल से केसेस मैंने दिए, ये आपके पास इस नोट्स के पीडीएफ में अपलोडेड फॉर्म में हमेशा रहेंगे। कोई मिस भी हो जाए तो रहने दीजिएगा, इंटरेक्शन पर अपने दिमाग पे ज्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक्सेप्शन वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वाला है। काउंट सिग्मा पाई कराने में मेरी आत्मा पे बहुत जोर पड़ेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बच्चा टाइप करके करा दिया था। स्टिल फॉर्मेलिटी के लिए इसके सिग्मा और पाई बता दीजिए। पता नहीं स्लाइड में डिलीट क्यों नहीं करी, गलती से आ गई। नमन, हाँ क्या 6 सिग्मा एंड 2 पाई, आई थिंक यू नीड टू चेक। मैं उसकी बात कर रही हूँ, चेक। मायरा ठीक ही बोल रहा है ना, पर मेरी आदत है, मैं क्रॉस चेक क्यों नहीं कराऊंगी। एक एक सुना है, खाली सड़क थी, ठोक दी गाड़ी, ये खाली सड़क है। उसका क्या करेंगे हम, जो खाली सड़क पे, जब हम नई नई ड्राइविंग सीखते हैं, ये बोलते हैं आप बड़े अच्छे से आ गई ड्राइविंग, प्रोवाइडेड सड़क खाली हो। 14, ओके चेक भाई। 14 कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड लाइन। अब नहीं आऊं करने का कोई फायदा, अब हो गया 19। आई लाइक इट, आई एम लाइकिंग इट। 19 भी आ गया है। चलो गिनते हैं, कार्बन पे 4 डंडे होंगे, और बॉन्ड लाइन नोटेशन कहता है हम हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे। अब खुद गिनो हाइड्रोजन, इसके सारे सिग्मा वाले हैं, तो जिन्होंने टपाक से 6 दिया था, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोगों को गलती कराने के लिए हम कोई सिलेबस किधर से तूफानी किताबों से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट सॉरी, कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना। मैं सिलेबस बाहर निकाल दूं, मैं सिलेबस अंदर डाल दूं एक्स्ट्रा, नहीं, तुम इसमें भी गलती कर दोगे। इट्स जस्ट टाइम। आप, अब मैं गिनती थोड़ी चेक करनी है तुम लोगों की, तो कर ही लोगे, जो होना था वो हो गया। ठीक है, आप लोग हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब जवाब देंगे। इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि मैं टाइम दूं। अगर आप जेई और नीट का पेपर देने जाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल को करने का जज्बा रखते हैं, 3 से 4 मिनट लगेगा। वो 3 से 4 मिनट कहां से काटोगे, कहां से निकालोगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको 2 से 5 सेकंड लगेंगे, इसका टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। सेम फॉर फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी ऑल्सो, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। शेप, पता नहीं क्यों दे दिया मैंने शेप, बट स्टिल आई थिंक मैंने किसी लॉजिक से दिया। प्लेनैरिटी पूछी है यहाँ, शेप नहीं। मुझे पता है आप शेप तो दे लोगे, मुझे इस मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी चाहिए, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। सारा डीपीपी, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। आज शुरुआत ही मैंने प्लेनैरिटी से करी थी, तो क्या दे रहे हैं जवाब सभी, प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना लेंगे 120 डिग्री एंगल के गैप पे। तो यस, दिस इज प्लेनर। पनव ये क्या होगा, प्लेनर की नॉन प्लेनर,
अच्छा, शुरू का आपने मिस किया ना 2-3 स्लाइड्स। शाइला, ये क्या होगा, प्लेनर की नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर क्यों? ज्योमेट्री का नाम दो बस अब। टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है इसीलिए ये नॉन प्लेनर है। ये क्या होगा? लीनियर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग शायद प्लेनर बोलोगे तो दबोच लूं, बट प्लेनर बोलते तो मजा ना आता आपके लिए। प्लेनर एंड लीनियर नहीं, लीनियर बोलो यार, प्लेनर एंड लीनियर तो पता ही है, लीनियर होता ही प्लेनर है। तो गुड आंसर इज इट इज लीनियर, नॉट प्लेनर। तो चलिए खैर, ये तो ऐसे ही आ गई स्लाइड, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ही तो रिवाइज करानी है ना आज। दिल पे पत्थर रख के इतना इजी पार्ट करा रही हूँ सिर्फ ये बताने के लिए। कोई बात नहीं बच्चों। हाँ जी, ये क्या है पहले इसका बताना। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। चेतन, गुनीश, जय, अर्पिता, प्रांशी, उमेद, एनी वन ऑफ यू जिस पे मैंने टिक किया है, जिसको कहते हैं बेंजीन, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? मैम नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, उमेद, ओके। मैम हाइब्रिडाइजेशन नॉन सोचो प्लेनर। उमेद, हर एक की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक पाई बॉन्ड है sp2। sp2 का मतलब प्लेनर होगा भाई। वो उसकी sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस पे मेरे को डाउट नहीं था, बट उमेद चेक, ठीक है, ये प्लेनर है। शाइला, ये क्या होगा? साइयांश, परीक्षित, ये क्या होगा? नॉन प्लेनर। अनंत, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर ऐसे बना सकती थी मैं, बट चलो बनाने को तो क्या ही है, अभी तो बना ही लूंगी। वाई नॉन प्लेनर? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये थोड़ा एक बड़ा बढ़िया वाला केस है। नेचर में साइक्लाइजेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड। आपके पास अभी इस बात का सामना हुआ नहीं है, ऑर्गेनिक में आएगा। एक थ्योरी आएगी अभी कुछ 2-3 क्लासेस के अंदर अंदर ये चीजें आ जाएंगी। अगर कहीं पर आपको याद हो, नॉमेनक्लेचर में मैंने एक चीज ली थी, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना साइकिल में भी और साइड चेन में भी, तो वर्ड रूट ऑफ साइकिल बनाओ। ऑर्गेनिक में साइकिल को अलग ही इज्जत दी जाती है। उसको तो कुछ ज्यादा ही ऊंची निगाहों से देखा जाता है कि अरे साइक्लाइजेशन हो रहा है भाई, ये तो बहुत स्टेबल होगा। ढूंढ ढूंढ के मैं साइक्लाइजेशन के भी कई वर्ड्स आएंगे, चिलेशन कुछ भी बोलते हैं इसको, आगे आगे आएंगे। ये काफी स्टेबल चीज है। तो साइक्लाइजेशन इतना स्टेबल है कि उसको अचीव करने के लिए 6 कार्बन ने एक ग्रुप बनाया। हम साइकिल की फॉर्म में आ रहे हैं, क्यों ना? और साइकिल कब बन सकता है? मेरा हाथ देख रहे हो तो, व्हेन इट इज इन वन प्लेन। साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है? साइक्लोहेक्सेन एक प्लेन में। ये तो एक ही प्लेन में बन सकता है साइक्लोहेक्सेन। तो 3 कार्बन इधर है और 3 कार्बन इधर है, तो वो तो नहीं होगा। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन ऐसे बना के दे रही हूं, इट इज प्लेनर। यस, इट इज नॉट ओबेइंग द ज्योमेट्री। वाई? साइक्लाइजेशन देख के इसको तो लालच आ गया, ये तो अपना बदल गया। मैं 109 डिग्री, 109 डिग्री एंगल होता है। अगर टेट्राहेड्रल एंगल होता तो अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री एंगल होता। उसको डिच करके प्लेनैरिटी पे आ गया। क्यों आए सारे के सारे कार्बन प्लेनैरिटी पे? क्योंकि उनको एक लालच मिल रहा है। हम 6 अगर प्लेनैरिटी पे आ गए, अपने एंगल के अगेंस्ट चले भी गए, हमें साइकिल बनाने का मौका मिल रहा है। और साइकिल बनाने का मौका, साइक्लाइजेशन मींस एक्स्ट्रा अचीव्ड स्टेबिलिटी। जब आप इस साल की ऑर्गेनिक एंड करोगे हाइड्रोकार्बन, उस दिन बता पाऊंगी, आज तो नहीं। तो किसी बुक में इधर उधर में दिख जाए तो परेशान मत होना। मेरा ऑर्गेनिक पढ़ाने का तरीका इस हिसाब से रहेगा कि आपको डाउट ना पूछने पड़े। तो थोड़ा ऑर्गेनिक में आप ये देखेंगे कि बुक्स में क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट एज चेयर, लॉन चेयर से रिजेंबल करता है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट एज बोट फॉर्म। तब हम बात करेंगे ये बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, साइक्लाइजेशन की क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन क्या है। जब तक मैं, और ये भी प्लेनर है कि नहीं, लिटिल अर्ली, आपके लिए भी यही शौक हो रहा होगा क्या बना रही हूं मैं। जब तक मैं साइक्लोहेक्सेन ऐसे बना के दे रही हूं, इट इज प्लेनर। आई होप इट्स अ न्यूज फॉर यू कि ये क्या होगा, प्लेनर। बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म भी प्लेनर होंगे। अभी के लिए इतना ही। क्यों प्लेनर हुए, कैसे हुए, बेयर स्ट्रेन थ्योरी आएगी। हम यहाँ पे बहुत छोटी सी है, एक पेज की थी, एक स्लाइड की थ्योरी है, बात करेंगे उस बारे में। तो साइक्लो वाले प्लेनर होंगे ऑन पेपर। तो असलियत में बाद में बात करेंगे। तो अगर मैं साइक्लोब्यूटेन दूं, प्लेनर। साइक्लोपेंटेन दूं, प्लेनर। साइक्लोहेक्सेन दूं, प्लेनर। जबकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। साइड में रख देना उस बात को, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन आने वाली है मेरे पास। साइकिल इज अबव ऑल।
साइकिल बन रहा है, हम सब भूल जाएंगे। डन। चलिए, इसके बारे में क्या विचार है, पूरा मॉलिक्यूल। पहले ये भी बता दो यार, जो भी आपके समझ, प्लेनैरिटी इज कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए, अभी थोड़ा अर्ली है, रोज बात होगी तो धीरे धीरे आ जाएगा। स्पेलिंग क्यों ऐसी मेरे को अटपटी लग रही है इसकी, देखी जाएगी। ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन दोनों प्लेनर है। ये सारा ही नॉन प्लेनर होगा, दिख ही रहा है, इसको तो मेरे को पूछना भी नीचे। चेक, चारों कार्बन sp2, इट इज ऑल्सो प्लेनर। इसका ये हिस्सा क्या होगा, प्लेनर। एक ही प्लेन में बनेंगे तीनों कार्बन, लेकिन जैसे ही ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड देखेगा, ये प्लेन से बाहर निकल सकता है। तो मैंने प्लेनैरिटी के लिए इतना हिस्सा रखा, ये वाला CH3, और उसका भी H जाएगा प्लेन से बाहर, कार्बन सारे एक ही प्लेन में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो प्लेनर ही रहेगा, लेकिन उसके H जो निकलेंगे वो अबाउट द प्लेन और बिलो द प्लेन 109 डिग्री एंगल पे निकल जाएंगे। तो इसका प्लेनर वाला पार्ट है ये, नॉन प्लेनर वाला पार्ट है ये। डन, दिख जाएगा, नोट हो गया सबके पास ये, इसे नोट कर लीजिए, ये अच्छी चीज है। साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर होना इज न्यूज फॉर यू। अब अगर मैं कहती हूं ये मॉलिक्यूल लीनियर है, एम आई राइट और रॉन्ग? या इस मॉलिक्यूल का कार्बन स्केलेटन लीनियर है? कार्बन सारे लीनियर होंगे, वो बात अलग है, हाइड्रोजन जो है वो प्लेन से बाहर निकल के आएंगे। तो अगर मैं कार्बन स्केलेटन से ज्योमेट्री देखना शुरू करूं, हाइड्रोजन को तो मैं बॉन्ड लाइन में गिनती भी नहीं ना, कि छोड़ो यार हाइड्रोजन को, अगर मैं सिर्फ अब प्लेनैरिटी को कार्बन से कनेक्ट करूं, नॉट विद हाइड्रोजन, तब मैं कह सकती हूं इसको लीनियर। क्यों लीनियर कह सकती हूं, चेक, ये sp और ये sp, आपको एक बार दिखा दूं क्योंकि ऐसा ना लगे जबरदस्ती मनवाई जा रही है बात। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, दो ही ऑर्बिटल्स, दोनों अपने आप को स्पेस में कैसे लगाएंगे, जब आपके पास मिनिमम रिपल्शन हो, वो है लीनियर ज्योमेट्री। इस कार्बन ने अपने आप को ऐसे लगाया, ये साथ वाला कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज है, उसने भी अपने आप को ऐसे लगाया और बना लिया सिग्मा बॉन्ड एक। अब मैं जानती हूं ये वाला कार्बन, ये एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक और सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इधर वाले कार्बन के साथ, जो क्या हाइब्रिडाइजेशन रखे बैठा है, sp3। अब उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, आई होप आप सब लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ गए होंगे, यहां कैसे बनाई मैंने। तो कार्बन और कार्बन की ही सिर्फ अगर मैं बात करती, ये रहा कार्बन, सिग्मा बॉन्ड की तो मजबूरी है, वो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही बनेगा। सिग्मा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन से तो नहीं बना हुआ था, सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का इस कार्बन के साथ ही बना हुआ था। तो अब जब ये एंगल 180 डिग्री, सॉरी, जब ये एंगल 180 डिग्री है, दोनों लोब्स हैं ही इस पे, अगर मैं अपने इन दोनों हाथों को कहूं, ये बीच वाला एक कार्बन, ये बीच वाला एक कार्बन, ये मतलब इसकी बात करूं अगर मैं, ये दो कार्बन की, ये रहे दो कार्बन, इन्होंने तो अपने आप को फिक्स कर लिया जी, हमारी तो एक्सिस यही है। अब एक और कार्बन जो आएगा उसको मजबूरी है ना इसी के साथ ज्वाइन करेगा, इसी लीनियर पे रहेगा, सिग्मा बॉन्ड तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही बनते हैं। तो चारों कार्बन जो हैं वो यहां पर, मैंने अभी इस कार्बन को ये बनाया, इसको ये बनाया, इसको ये बनाया, और ऐसे ही इसके साथ एक और कार्बन लगा होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री क्या है, टेट्रा है उसकी, तो उसके लिए भी मजबूरी है दिस। चारों के चारों कार्बन आप देखिए किस में आ गए, चारों कार्बन लीनियर में आ गए। तो कार्बन के हिसाब से ही अगर मेरे को देखना हो तो वो क्या हो गया, प्लेनर या लीनियर। साइक्लोहेक्सेन में भी तो मैंने यही किया, मैंने कार्बन का स्केलेटन ही तो देखा, हाइड्रोजन तो उड़ा दिए ना, कि कार्बन कार्बन के हिसाब से देख लो जी, ये तो लीनियर है, सॉरी प्लेनर है। तो इस मॉलिक्यूल को मैं लीनियर मॉलिक्यूल कह सकती हूं, क्योंकि इसका सेंटर, इसका स्केलेटन जो है वो एक ही लाइन में आ गया। क्लियर, नोटेड? नहीं भी नोट किया तो समझ आ जाए, नोट तो भी आप कर ही लेंगे। यानी इसके लिए कैन आई कमेंट ऑल फोर कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्चुअल स्टेटमेंट ये था जहां से नीट से मैंने उठाया ये, और उससे फिर मैंने डायग्राम बनाया कि यस, आपने जो मेरे को ब्यूट 2 आइन दिया है उसके चारों कार्बन जो हैं वो लीनियरली अरेंज्ड हैं, एब्सोल्युटली राइट। अब
इस मॉलिक्यूल का लीनियर हिस्सा ये होगा, देख लेना एक बार, क्योंकि बीच में जब sp आ गए ना, फिर आपके पड़ोसियों के पास कोई चॉइस नहीं, उनको लीनियर ही होना पड़ेगा। जब यहां पर दो sp आ गए सेंटर में, तो साथ वाले कार्बन, इमीडिएट पड़ोसी कार्बन को तो लीनियर पे आके ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इतना हिस्सा लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। ये वाली स्लाइड, इकलौती ये स्लाइड स्कूल में एक्सपेक्ट मत करिएगा, इससे पहले सारा स्कूल का चल रहा था, ये आप स्कूल में एक्सपेक्ट मत करिएगा। वैसे मुझे पहले बता देना चाहिए, मैं भूल जाती हूँ। सो इसको देखिए, इसका लीनियर हिस्सा कौन सा है, नॉन लीनियर हिस्सा कौन सा, इससे आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि लीनियरिटी कौन डिसाइड करता है। लास्ट एग्जांपल चेक, मैंने सारा मॉलिक्यूल लीनियर बनाया है, चेक। ये एक इकलौता टंगा हुआ ये कुछ नहीं कर सकता, इसके कार्बन को लीनियर आना पड़ेगा। और ये सारे के सारे कार्बन बाई चांस क्या हैं, sp 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 और sp, आई हैव नो चॉइस, ये तो लीनियर है ही। ये वाला कार्बन जो एंड में है, इसके कार्बन कार्बन को मैं देखूं तो वो भी लीनियर होगा, लेकिन उसके पूरे CH3 को एज अ होल देखूं, हाइड्रोजन को भी देखूं, तो वो ऑब्वियसली नॉन लीनियर में आ जाएगा। नोटेड एवरीबॉडी? अब प्लेनर मॉलिक्यूल्स, ये जनरली बड़ा कीमती है, अगली क्लास में मंडे की क्लास में पता चलेगा जनरली क्यों लिखा है, ठीक है। ज्यादातर देखा गया, क्योंकि आपने देख लिया भाई साइक्लोहेक्सेन भी प्लेनर है, लेकिन मैं sp3 लिख नहीं सकती, मैं फंस जाऊंगी, बाकी सारे नॉन प्लेनर थे। तो जनरली आप देखोगे sp और sp2 वाले तो सब प्लेनर होते हैं, वो प्लेन ऑफ पेपर में आप ड्रॉ कर सकते हो। जब ये वाला एग्जाम्पल मैं करके आ चुकी, तो सिर्फ मैं अब क्लोज कर रही हूँ, कंक्लूड कर रही हूँ बात को, तो इसलिए लिख दिया मैंने, आपको ये अभी तक पता है। अगर मैं कहूं दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, चेक, एक और बार भी कंफ्यूजन आ गया हो किसी को तो उसके लिए, दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, चेक। प्लेनर है, मैंने लीनियर नहीं बोला, मैंने प्लेनर बोला है। यस इट इज प्लेनर, प्लेनैरिटी इसके अंदर है। एक स्पेशल केस बात करनी है मेरे को, ये अभी मैं आगे के लिए रख रही हूं, मुझे इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए जो भी मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, तो वो वाला भी नोट मत करना, करेंगे इसको भी। ये स्पेशल केस पहले मेरे साथ सुनेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, क्योंकि ये आपको 12th में आइसोमेरिज्म में परेशान करने वाला है। ये एक अलग ही तरह की आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया। अभी तक आप सिंपल कार्बन में 3 फंक्शनल ग्रुप जानते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और कुछ नहीं, ठीक है। एक बेंजीन भी थोड़ा बहुत सुना हुआ है। अगर 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, पूरी 12th में आगे आपको देखने को मिलेगा, एक ही कार्बन पर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो अक्सर देखा गया उस फंक्शनल ग्रुप को नया नाम देना पड़ा, अक्सर ये देखा गया, और नेक्स्ट क्लास से आपको दिख भी जाएगा जब हम नॉमेनक्लेचर लेंगे। जब 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ गए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मल एल्कीन से मिसमैच होने लगी। तो व्हेनेवर वी फाइंड 2 डबल बॉन्ड ऑन 1 कार्बन, उस फंक्शनल ग्रुप को नाम दिया गया एलीन्स। एलीन्स आर डेल्ट सेपरेटली इन हायर एजुकेशन, नॉट इन 11th 12th. एलीन only we need to discuss when we are discussing planarity, when we are discussing linearity, बस। एलीन का कुछ थोड़ा बहुत आएगा, वो इसी साल आएगा, GOC में एंड में आएगा। तो ये आपके पास हुआ एलीन। एलीन के केस में मैंने क्या स्पेशल बताना है, देखना इसका ऑर्बिटल डायग्राम, उसके बाद बनाना, क्योंकि मेरे को थोड़ा यहाँ पे आपसे 3D चाहिए। ये एलीन का कार्बन नंबर 1 जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, उसका डबल बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड में देखिए सिग्मा स्केलेटन तो हम ऐसे ही दिखा देते हैं, पाई कैसे दिखाया है मैंने, 2 येलो लोब से पैरेलल 2px ओवरलैप करके पाई बना रहे हैं। इसके पड़ोस इसी कार्बन पर एक और पाई बन रहा है, एक कार्बन तो अलग से पाई बना रहा है। यही कार्बन जो दूसरा पाई अपने इधर वाले पड़ोसी के साथ बना रहा है, उसको 2py लेना पड़ेगा। 2px और 2py तो ये एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये 2px मानूं तो ये 2py होगी। तो मींस जो ब्लू वाला है वो मैंने लिटा के बनाना चाहा है कि ये अगर खड़े हुए हैं तो ये जो लेट के बनाए हुए हैं, मतलब वो स्क्रीन से बाहर निकल रहे। स्क्रीन से बाहर निकलने का मतलब क्या है, नो प्लेनैरिटी। स्क्रीन से बाहर अगर पाई बॉन्ड आ गया आपका, मींस नो प्लेनैरिटी। वो मजबूरी हो गई मेरी कि यहां पर दूसरे कार्बन के साथ उसको प्लेनैरिटी हर्ट करनी पड़ गई। तो जब भी 2 डबल बॉन्ड एक साथ होंगे, प्लेनैरिटी का सवाल ही नहीं, अपनी हाइब्रिडाइजेशन को साइड में रखना।
कि sp थी भाई, sp2 थी, ये तो लीनियर होना चाहिए था, राइट? अगर आपसे कोई पूछे बिल्कुल आप sp बोलोगे, हार्ट ऑफ द कंपाउंड sp है, आप इसको नॉन प्लेनर कैसे कह सकते हो? ये स्पेशल केस इसीलिए लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ रिपल्शंस। दोनों पाई बॉन्ड एक ही एक्सिस में अगर आ गए, ये लोब पूरा बड़ा बना, इनमें हुआ रिपल्शन। ये भी पूछा जा सकता है कि ओवरलैप के बाद टेढ़ा मेढ़ा होके एक ही में आ जाने चाहिए। प्लेनैरिटी की बात हो रही है कि ठीक है आप ये इधर और इधर कर लो, एक प्लेन की दो एक्सिस तो होती हैं। आप कहोगे प्लेन ऑफ पेपर की एक्स और वाई एक्सिस तो होती है, क्यों नहीं प्लेनर कर सकते? इनमें रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया, एक लोब इधर है इस एक्सिस पे, एक लोब इधर है, कि उसको पलट के दूसरे इसमें जाना पड़ गया, प्लेनैरिटी को ब्रेक करना पड़ गया, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसी साल इसी चैप्टर में कुछ दिन बाद आप पढ़ेंगे वाई एलीन्स आर वेरी लेस स्टेबल। इसका पाई बॉन्ड टूटने को क्यों तैयार है? इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही कार्बन के आसपास मंडरा रहे हैं, इतना रिपल्शन है कि रेडी टू ब्रेक। तो जिस दिन ये एलीन्स के बारे में बात होगी उस दिन और क्लियर होगा आपको, क्योंकि आज पहला दिन है प्लेनैरिटी को लेके। तो एलीन्स आर नॉट प्लेनर। एक्सप्लेनेशन अभी समझ आए या ना आए, ये सुना हुआ होना चाहिए। सो अब एलीन्स आर नॉट प्लेनर, इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, अपनी कॉपी में जरूर बनाइए। एलीन से आपका टकराना चलता रहेगा। अच्छे क्वेश्चंस के लिए जेई नीट स्कूल तो 11 12 एनसीईआरटी एलीन के बारे में बात ही नहीं करती। यहां पर मैं लिखना चाह रही हूं 2px और 2py आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसके परपेंडिकुलर होने की वजह से उसने प्लेन को छोड़ दिया, प्लेन को छोड़ दिया रिपल्शन की वजह से, तो इसीलिए ये नॉन प्लेनर हो गया। लास्ट एग्जांपल फॉर प्लेनैरिटी, फिर एक सिंपल से लुईस एसिड बेस्ड टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं या फिशन पे। क्या नीचे वाला एग्जाम्पल, इसको नोट करने के बाद देख के ही खुद को समझ आता है? जय बताना, नीचे जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एक प्लेनर एक नॉन प्लेनर, बाद में नोट कर लेना चाहे, लेकिन जय मुझे बताना कि नीचे के दोनों एग्जाम्पल्स देखकर क्या आप कह सकते हो हाँ मैम इसको तो नॉन प्लेनर ही होना चाहिए था? बेंजीन प्लेनर है, आप बता चुके हैं, sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर है। फर्स्ट वाला तो समझ आ रहा है, हाँ बस असली तो हाँ, कि वो को प्लेनर मतलब दोनों बेंजीन रिंग एक ही प्लेन में है, लेकिन सेकंड वाला नॉन प्लेनर क्यों है? वैसे तो भी मैं इस को प्लेनर को भी बदलने वाली हूँ, बट बाद में, अभी इट्स टू अर्ली। एनीवन सामने बैठे हुए में कोई बताए क्यों इसको मैंने नॉन प्लेनर लिखा है? नमन, वृंदा, आनंद बोलो। हाँ ये XX है, सब्स्टिट्यूशन, कुछ आके लग गया है हाइड्रोजन की जगह। परफेक्ट। अगर मैंने बेंजीन की इमीडिएट वाली पोजीशंस पर कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया अदर देन H तो हम लिखते ही नहीं बॉन्ड लाइन डायग्राम्स में, वो होंगे बड़े ग्रुप्स, H से तो बल्कि होंगे। ऑर्गेनिक में बड़े के लिए बल्कि यूज किया जाता है, लार्ज साइज नहीं होता, बल्कि वर्ड ही होता है। तो X और Y हाइड्रोजन से तो बल्कि ही होंगे। जब वो बल्कि ग्रुप सामने सामने आएंगे, इनमें क्या होगा? स्पेस के लिए लड़ाई होगी ना। क्यों होगी स्पेस के लिए लड़ाई? बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, या इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को एक अच्छी टर्म दे दी क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत यूज होनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग हो गई उस जगह पे, जगह थी नहीं है तुमने भर दी है। तो बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस, जब मैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन कर रही थी, स्टेरिक हिंड्रेंस वाज वन चैप्टर, पूरा एक चैप्टर था स्टेरिक हिंड्रेंस, कि ये इतना ज्यादा है कि पहले तो एक इनको ना स्टेरिक हिंड्रेंस पे एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक उनकी डिफिकल्ट शुरू करेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे अगर मेरे को एक चैप्टर पढ़ना पड़ा है अपनी स्पेशलाइजेशन में, इसका मतलब ये बहुत घुसा हुआ है, ये करना पड़ेगा। सो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनकी प्लेनैरिटी हिट कर गई। ये दो बेंजीन रिंग, ये वाले दो बेंजीन रिंग कैसे रहे होंगे एक बार देख लो, कभी नहीं भूलोगे इसको। ये कोई चीजें ऐसी भी होती जो पढ़नी नहीं पड़ती। ये हैं दो बेंजीन रिंग, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, प्लेनर मतलब आपके स्क्रीन या कॉपी के प्लेन पे ऐसे आ गया। बट इधर मैंने दो बल्कि ग्रुप और इधर मैंने दो बल्कि ग्रुप लगा दिए, इनमें हुई लड़ाई, लड़ाई हुई तो इनको एडजस्ट होने के लिए यूं होना पड़ा। जिस दिन मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, मैं इसके प्रॉप लाऊंगी, तब आपको पूछूंगी ये वाला
आइसोमेरिज्म क्या होता है? ओरिएंटेशन का फर्क, कुछ भी। खैर मैं भूल रही हूँ, सॉरी, मेरे सामने 12th नहीं बैठी, 11th बैठी, आई एम सॉरी। सो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्लेनर होना चाहिए, लेकिन इनकी आपस की लड़ाई और इधर की लड़ाई के चक्कर में इनको ऐसे होना पड़ा। आई कैन नॉट क्लेम इट नाउ प्लेनर। ये थंब किधर जा रहा है और ये थंब किधर जा रहा है, आ गया पूरा का पूरा 3 डायमेंशन का यूसेज। दैट इज व्हाई इट इज नॉट प्लेनर। यस, प्लेनैरिटी पढ़ाते वक्त हम कुछ ऐसी चीजें, हमारी मजबूरी है लाना, जिनको हम कुछ दिन बाद बदल सकते हैं। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बट ये बदलने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बदलूंगी कि प्लेनर नहीं है। कुछ इनमें बदलाव हो सकता है, बस ये कितने एंगल घुमा, क्या घुमा किधर, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो प्लेनैरिटी जब तक पता ना हो तब तक आपको दिक्कत देगी। प्लेनैरिटी में कोई भी और एग्जाम्पल पूरे 2 साल ऐसा आपसे नहीं पूछा जा सकता जो इस कॉन्सेप्ट से ना हो, फिर भी आपको इसमें मिलेगा अगर कोई लगेगा। कुछ ऐसे हैं जो 12th में दिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 11th में। जीओसी पूरे 2 साल चलता है। क्लियर है इतना? अब इसको नोट करिए, प्लेनैरिटी को क्लोज कर दिया मैंने। फॉर 2 years दिस इज ऑल प्लेनैरिटी। इसके अलावा नहीं, एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे। हर चैप्टर की शुरुआत में बोलूंगी, हाँ बच्चों हमने एल्केन पढ़ना है, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। 12th में बोलेंगे, हाँ जी हमने कीटोन्स पढ़ना है, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। एसिड्स पढ़ना है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। वहां आपको दबा के वैरायटी मिलती जाएगी। बहुत सुनेंगे ये शब्द, नोट करिए, फिर मैं प्लेनैरिटी क्लोज करूं और आगे चलूं। ऊपर वाला भी किसी को नोट करना हो, छूट गया हो तो होपफुली आज का आखिरी टॉपिक, टाइम मिला तो लोएस्ट एसिड बेस, नहीं तो ये आखिरी टॉपिक होगा। अब आपको अभी तक तो ऐसा कुछ चल रहा था जो समझ नहीं आ रहा था डायरेक्शन क्या जा रही है। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 चीजें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीजें पढ़नी है कुल मिला के। सबसे पहले ओसी माने ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बारे में पढ़ना है। वो पढ़ते हो आप आईयूपीएसी, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसका नाम कैसे लिखते हैं। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, किसी किसी में ऑक्सीजन और हेलोजन भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक ही टॉपिक में डाल दी सारी, आईयूपीएसी। उसके बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अटैक करने के लिए, ये लाइन आपकी 11th की एनसीईआरटी में इतनी अच्छे तरीके से लिखी हुई है, ये बेस्ट वे है टू स्टार्ट ऑर्गेनिक। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है रिएजेंट। रिएजेंट कौन होता है? पूरे 6-7 ऑर्गेनिक के चैप्टर में रिएजेंट वो होता है जो आ रहा है मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक करने। ज्यादा ये होगा इसका मतलब ये नहीं, ऑर्गेनिक मतलब चैप्टर जिसके ऊपर पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए मेन कंपाउंड है। वो कम है ज्यादा है वो अलग बात है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन क्या है, बस ये। और उसका स्ट्रक्चर क्या है तो वो आईयूपीएसी नेम दे देगा। तो आईयूपीएसी तो भी हमारा 2-3 लेक्चर लगेंगे, फ्राइडे के बाद भी लगेंगे, वो साथ साथ चलता रहेगा। मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, जैसे मैं पिछले 5-7 सालों से कर रही हूँ, पहला 1 घंटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, अगले 45 मिनट्स आईयूपीएसी पढ़ाऊंगी। आई डिवाइड आईयूपीएसी लाइक दिस कि थोड़ा थके भी ना और आईयूपीएसी के थ्रू इंटरेक्शन भी होता रहे, आपको बोरिंग ना लगे। सो आईयूपीएसी नेमिंग मतलब टू नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट ऑन अर्थ। फिर आता है रिएजेंट। वेरी इजीली देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ रिएजेंट। तो जीओसी +1 में आपको पढ़ा दिया जाता है 2 तरह के रिएजेंट होते हैं सिर्फ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, या लुईस एसिड और लुईस बेस। सिर्फ 2 ही तरह के, पूरे 7 चैप्टर में 2 ही तरह के रिएजेंट होंगे। तो रिएजेंट पढ़ाना मेरे लिए सबसे आसान है। उसके बाद क्या होगा? रिएक्शन होगा, राइट? ये दोनों रिएक्ट करेंगे, पता नहीं एडिशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, वो अगली क्लासेस में आएगा। रिएक्शन होता कैसे है? कोई ना कोई बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का टूटेगा, रिएजेंट के देख के कोई ना कोई बॉन्ड तो टूटेगा। जब कोई बॉन्ड टूटता है पुराना और नया बॉन्ड बनता है, ये चीजें एक झटके में होती हैं, अगर एक साथ होती हैं तो वो एक्सप्लोसिव होता है। आपके चारों तरफ रिएक्शंस आर नॉट एक्सप्लोसिव, दे आर टेकिंग गुड टाइम, मींस स्लो है। स्लो है मतलब धीरे धीरे कोई बॉन्ड टूट रहा है, धीरे धीरे नया बॉन्ड बन रहा है। तो जब पूरा बॉन्ड टूटा नहीं है और पूरा बॉन्ड बना नहीं है, ऐसी सिचुएशन को मेरी क्लास क्या कहेगी? क्यों एंजल? अगर मैं कह रही हूं पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं इसको देख के, और इसकी एंट्री हो रही है, नए बॉन्ड बन रहे हैं, जब प्रोडक्ट नहीं बन पाया लेकिन ये काम हो रहा है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट लग रहे हैं,
पुराने बॉन्ड टूट रहे हो और नए बॉन्ड बन रहे हो, ऐसी सिचुएशन को ना तो आप रिएक्टेंट कह सकते हो और ना इसको आप प्रोडक्ट कह सकते हो। क्या बोलोगे? फ्रंट सीट पे बैठ के झपकी लेना बड़ी गट्स वाली बात है, नींद आना। स्टिल क्या बोलोगे उसको? वैसे ही पूछ रही हूँ। एनीवन, एनी सजेशन? सायांश, अनंत, समर? इंटरमीडिएट कह सकते हो? कोई और शब्द? कोई और शब्द? ट्रांजिशन भी कह सकते हो, बीच में ट्रांजिशन स्टेट। हम दिल्ली से चले और हमें चंडीगढ़ पहुंचना है, ट्रांजिट में एक बस रुकी है हमारी, वो ट्रांजिट होती है कुछ देर के लिए। मेरा रिएक्टेंट और मेरा शुरुआत और एंड अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए वहां रुकना पड़ा हमको। ट्रांजिट, ट्रांजिशन स्टेट, ये सारे 12th में और अभी इसमें चैप्टर में यूज होंगे टर्म, बट इंटरमीडिएट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। बीच में कुछ थोड़ी देर के लिए बना, जिसको हम आइसोलेट करके बॉटल में बंद करके ला नहीं पाए, बस उसकी फोटो नहीं खींच पाए, तो इंटरमीडिएट एक चीज बनती है। ठीक है, तो यहां पर फिर हम आपको जीओसी में पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए, कुछ देर के लिए बनता है, वहां थोड़ी देर के लिए रुकता है। उसके बाद पुराने बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएंगे, नए बॉन्ड पूरी तरह बन जाएंगे और मेरे को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट्स। ये है पूरी ऑर्गेनिक का रोड मैप, ये पढ़ना है। जीओसी डील्स टिल हेयर, और क्लास 12th के 5 चैप्टर डील्स विद प्रोडक्ट्स। तो मेरी मजबूरी होगी क्लास 12th में, जैसे ही मैं ऑर्गेनिक शुरू करूंगी, उसमें पहला क्वेश्चन आएगा, एल्काइल हैलाइड को तुमने अल्कोहल से रिएक्ट कराया, एल्काइल हैलाइड को तुमने वाटर से रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बता सकते, तो मैं फिर हम कहेंगे जीओसी में एक चीज पढ़ाई थी तुमको, ये रिएजेंट होगा तो इंटरमीडिएट ये बनेगा। इंटरमीडिएट बनेगा, उसको खुद को पसंद नहीं आएगा तो अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा। तो मेरा जीओसी किस दिन खत्म होगा? जिस दिन इंटरमीडिएट खत्म होगा। और अगला चैप्टर जब शुरू होगा, उसमें तुम मेरे से पूछ पाओगे, इतनी जो कहानियां सुना दी, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? आई एम सॉरी, जीओसी में प्रोडक्ट नहीं है, ये अगले 5 लेसन्स में है और ये जीओसी के अंदर है। तो अब मैं क्या चीज शुरू कर रही हूं आपके पास? बॉन्ड पुराने टूटते कैसे हैं। फिर मैं शुरू करूंगी, अगर आज का टाइम अलाउ हुआ, नहीं तो अगली जो मंडे की क्लास होगी, रिएजेंट होते कौन से हैं। या लुइस एसिड होता है या लुइस बेस, या तो वो इलेक्ट्रॉन फालतू रखे बैठा है वो देने आ रहा है, या वो इलेक्ट्रॉन कमी रखे बैठा है वो लेने आ रहा है। और फिर इंटरमीडिएट पे 3 से 4 लेक्चर इंटरमीडिएट पे जाएंगे, एंड देन वी विल एंड जीओसी 1। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी आएंगे, इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा लेक्चर्स जाएंगे, ये तो इजीली हो जाएगा। सो अब मैं सबसे पहली स्टेज पे आती हूँ। अभी कुछ दिन पहली स्टेज ही चलेगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड आईयूपीएसी, उसका बॉन्ड टूटना। तो बॉन्ड टूटना मतलब बॉन्ड फिशन। ये आज का क्योंकि लास्ट टॉपिक होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, इस पूरे चैप्टर का इजीएस्ट टॉपिक है। होमोलिटिक, होमो मतलब बराबर, एक जैसा बंटवारा। अगर आपने कोई भी बॉन्ड तोड़ना है, आई हैव टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी बॉन्ड तोड़ना है, सपोज अब इसमें मेरे पास तो चॉइस ही क्या है, एक ही जैसा बॉन्ड है, तो मैंने चूज कर लिया, मैं आपको दे रही हूं कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। आप अभी इस लायक नहीं है कि ये क्यों नहीं तोड़ रहे आप, ये 12th में पूछना या अगले चैप्टर में पूछना, आपने इसी को क्यों तोड़ा, इसको क्यों नहीं तोड़ा। अभी आपको देखना अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, बस। तो ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये 2 तरीकों से टूट सकता है, या तो होमोलिटिक फिशन हो। होमोलिटिक फिशन मतलब बराबर बराबर बंटवारा। बराबर बंटवारे का मतलब क्या है? अपने अपने शेयर को वापस ले जाओ अपने पास, जो तुमने कंट्रीब्यूट कर रखा था। और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पिंक बॉक्स का क्या है? ड्रॉ एप्रोप्रिएट एरो टू शो द फॉलोइंग बॉन्ड फिशन। एरो बनवाया है 1 मार्कर में। तो अब क्या करूंगी मैं एरो, इसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले जाना, तो मेरे को हाफ एरो बनाना पड़ेगा ना। पूरे एरो का मतलब अगली क्लासेस में आप देखोगे पूरा इलेक्ट्रॉन गया। थोड़ा सा रेजोनेंस की झलक मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में दिखा रखी है कि पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होता है तो पूरा एरो बनता है, पर चलिए उसको तो हम भूल जाते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लौट गए तो हाफ एरो बनेगा। एरो गलत बनाया, नंबर कटेगा, 12th बोर्ड में नंबर कटेगा। आप हाफ एरो एवं ही हमारा नहीं बना सकते आलस में, नो। जहां फुल एरो बनना है फुल, जहां डबल एरो बनना है डबल एरो, जहां हाफ एरो बनना है हाफ एरो। इतने एरो है, फिर मैं अगली क्लास में यहां वाले एरो बताऊंगी जो आज तक आपने नहीं सुने। 6 तरह के एरो आपको अब मिलेंगे, तो आपको बहुत स्पेसिफिकली एरोज को हैंडल करना है। तो इस एरो को देख के आज की बात समझ जाएंगे, बॉन्ड का बंटवारा बराबर हुआ और उसकी वजह से क्या बने? ऑड इलेक्ट्रॉन रखी हुई 2 इंटरमीडिएट्स, ये इंटरमीडिएट से थोड़ी देर के लिए जिंदा रहेंगे ये बस,
ये है ट्रांजिट स्टेट। अगर बॉन्ड टूटेगा ऐसे तो इंटरमीडिएट ये बनेगा। इस इंटरमीडिएट को रियलाइज होगा, अरे मेरे पास तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, मैं स्टेबल नहीं हूं, फिर वो आसपास ढूंढेगा कुछ है मेरे लिए और फिर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। अगला चैप्टर, ये चैप्टर तो मेरा इंटरमीडिएट पे बाय बाय, इसलिए मैंने आगे एरो ही नहीं बनाना। तो ये जो इंटरमीडिएट बनेगा इसको अब ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगी। ऑर्गेनिक में सारी नेमिंग अलग है, हर दिखने वाली चीज जो आपको पता है इसका ये नाम सुनकर वो भी बदल दिया है, फ्री रेडिकल बोलते हैं। आपने कभी सुना है फ्री रेडिकल वर्ड? आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब अगर मैं कहूं इसका होमोलिटिक फिशन हुआ होता तो क्या बनते? दो सेम रेडिकल। चेक। अगर इसका मैंने होमोलिटिक फिशन किया होता तो भी क्या बनते? दो सेम रेडिकल। क्या कोई जनरलाइजेशन बना रहा है अपने दिमाग में? मुझे चेक करना है इन तीनों एग्जांपल्स को लेके कोई जनरलाइजेशन तो नहीं बना ली कि ऐसे केस में ही होता होगा होमोलिटिक फिशन। बनाना भी मत। पहले लगा होगा दो डिफरेंट हैं, फिर मैंने उसको तोड़ने के लिए दो सेम भी दे दिए, फिर मैंने और दो डिफरेंट दे दिए। दो सेम में भी होमोलिटिक हो सकता है। बराबर बंटवारा होता है ना तो लगता है दोनों सेम रहे होंगे, बराबर बराबर वापस ले लिया। नो वे। दो सेम में भी होमोलिटिक हो सकता है, दो डिफरेंट में भी होमोलिटिक हो सकता है। कौन डिसाइड करता है बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये डिसाइड करता है, या रिएक्शन की कंडीशन डिसाइड करती है। दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि आपका फिशन, बॉन्ड फिशन होमो होगा कि हेट्रो होगा। या तो एरो पे कुछ चीज लिखी मिलेगी आपको, तो वो अगली क्लासेस से पता नहीं, अगले चैप्टर से, क्योंकि अगले चैप्टर में प्रोडक्ट बनाना है, यहां से पता चलेगा ये होमो होगा कि हेट्रो होगा। आपको कंडीशन दी जाएंगी होमो कराने के लिए कि हेट्रो कराने के लिए। उस दिन मत पूछना होमोलिटिक फिशन क्या होता है। आई कैन नॉट, मैं जीओसी पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगी। जैसे मैं हाइड्रोकार्बन शुरू करूंगी, एज्यूम करूंगी कि होमोलिटिक फिशन आपको पता है। नहीं, अगर हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो क्या बनेंगे? नो रेडिकल्स, फर्स्ट थिंग इज दिस। फिर क्या बनेंगे? कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन नहीं, दोनों बनेंगे। जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो मजबूरी है कैटायन और एनायन ही बनेंगे। हैव अ लुक। जो अभी मेरे को रीत ने कहा पूरा मेरी स्लाइड उसके अंदर आ गई। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड को देगा। तो अंडरस्टूड है इसमें सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आना था और इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना था, नॉट दी अदर वे। हेट्रोलिटिक फिशन वही हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर। पहले ये तीन चेक करिए, नोट करिए, आज की लास्ट स्लाइड है। फिर मैं आगे थोड़ा अच्छा सा कुछ पूछने वाली हूं आपसे जो आपके लिए नया होगा। तो हेट्रोलिटिक फिशन में वी आर बाउंड टू सी इंटरमीडिएट कैटायन एंड एनायन। ये कितने इंटरमीडिएट बना लिए हमने अब तक? क्यों सौरिश, गीतांजलि, कितने इंटरमीडिएट बना लाए हम अब तक पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में? एक, दो, तीन के चार इंटरमीडिएट, कुछ देर के लिए बनने वाली चीज। पिछली स्लाइड पे कौन सा इंटरमीडिएट था गीतांजलि होमोलिटिक फिशन में? की गल सुन हो गई हो? बना क्या था, उस चीज का नाम क्या था जिसमें मैंने इतनी बड़ी कहानी सुना दी? फ्री रेडिकल। मैं तो कैटेगरी तो पूछ रही हूँ। तो एक इंटरमीडिएट आपको क्या मिला? फ्री रेडिकल। दूसरा इंटरमीडिएट आपको क्या मिला? कैटायन। तीसरा इंटरमीडिएट आपको क्या मिला? एनायन। तीन ही बनते हैं बस। रिएजेंट दो, इंटरमीडिएट तीन, इसी पे पूरा चैप्टर चले। इंटरमीडिएट तीन ही बनते हैं। सो खैर चलते हैं, देखते हैं इस चीज को। तो अभी 3 के 5 कब हो जाए आपको क्या पता। इसमें मेरे को एरो बनवाओ, ये प्रोडक्ट मिले। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। एरो किधर बनाऊं, कैसे बनाऊं? राइट साइड पूरा एरो इधर से आया, चेक। प्रगति, किधर बनाऊं एरो? प्रणव, इधर एरो बनाने के लिए पूरा खुला मैदान छोड़ दिया है। बनाने ये दो हैं, एरो कहां बनाऊं? प्रगति है, इतना मुश्किल दिया है क्या मैंने क्वेश्चन? मेरे को खुद को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, बोल दिया। एरो बनाने और एक नंबर लूट लो। हाँ जी, ओके, रियलिटी चेक टू मी ऑल्सो।
अभी बोला इतना लंबा किसी एक ने, तो मेरे को लगा पता चल गया, मेरे को पूरा बॉन्ड एक साइड ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो पूरा बॉन्ड एक साइड ट्रांसफर किया तो नेगेटिव चार्ज। आई थॉट जो उसने बोला मुझे समझ आ गया, मैं भूल गई कि ऑडियंस को शायद नहीं समझ आया, तो आई मस्ट हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। अब बता दें एरो किधर? हाँ, राइट साइड पे। मेरे को तो इतनी लूज बॉल दोगे मैं तो छक्का ही मारूंगी। राइट साइड पे मतलब ये है तो राइट ही। अच्छा, लेफ्ट कर दो, पीछे से राइट। तो बेटा C1 C2 नाम की एक चीज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, अच्छा लगेगा। बट ठीक है यार, वो तो जबरदस्ती हम करने पे आए, तुम कुछ ही कर लें, आना चाहिए। अरे मेरा जूता मेरे ही सर। चलिए, एनीवेज, ठीक है। ये CH3, जब अपना डायलॉग अपने को ही सुनना पड़े तो उसी को कहते हैं मेरा जूता मेरे ही सर। अभी जो मैंने मारा मुझे तुमने तुरंत लौटा दिया है, तो इसको इधर करूं तो CH3 पे आ गया नेगेटिव। एरो पकड़ लीजिए बस। नाउ इफ आई आस्क यू थोड़े डिफरेंट केसेस जो 12th में मिलेंगे, जो 11th की एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बट 12th में मिलेंगे, वो पकड़ते हैं। क्या मैं इसके एरो को ऐसे बना दूं? चेक करिए, क्लियर है सारा? हो जाएगा संपदा क्लियर? अब इसके बाद ये देखिए, ये बॉन्ड जो टूटा है उसकी एक्चुअल टूटने की वजह क्या थी? हेट्रोलिटिक फिशन से उसका पोलर होना। हेट्रोलिटिक फिशन के लिए शायद ये बात मायना रखती हो कि कौन सा बॉन्ड पोलर है, शायद धीरे धीरे पता लगेगा। बट हाँ, ये एक फैक्टर है जो मुझे देखना चाहिए कि ये हेट्रोलिटिक फिशन की तरफ क्यों इंटरेस्टेड है। बिकॉज ये बॉन्ड पोलर है। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? पहले डिसाइड कर रखा है मैं ना नेगेटिव लूंगा तू पॉजिटिव। सल्फर ने पहले ही सोच रखा है मैंने नेगेटिव खींचना है, कार्बन को ताकत ही नहीं है खींचने की, उसने पहले ही सोच रखा है मैंने पॉजिटिव। इसका मतलब होता है पोलर। तो अब उसके बाद इफ आई आस्क यू, कैन यू सजेस्ट मी, इसके साथ हेट्रोलिटिक फिशन होने के बाद यही क्यों बना, नॉट दी अदर वे? दोनों कार्बन थे, देख के सजेशन आ रहा होगा। दोनों के दोनों कार्बन हैं, इसके सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना दिख रहा है मेरे को यहां पर। sp hybridized carbon is more electronegative as compared to sp3, तो वो बॉन्ड को अपनी तरफ ही खींचेगा। क्लास 12th में इसका रीजन नहीं पूछ पाओगे आप लोग कि ये बॉन्ड आपने इधर ही क्यों बनाया। आपको सिर्फ थोड़ा बुरे तरीके से देखा जाएगा या बोला जाएगा 11th के GOC में क्या कर रहे थे। ठीक है, ये आपके पास ध्यान रखने वाली बात होगी। ये बड़ा ऑब्वियस है। ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो 12th में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन में बॉदर कर सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी तो एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई।